हेलो दोस्तों, नमस्कार। करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज का पहला प्रश्न है, WHO के नज़रिए से वाइल्ड पोलियो के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 1. यह एक विषाणु जनित रोग है। 2. यह 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अधिक प्रभावित करता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इसका सही विकल्प है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। WHO के अनुसार पोलियोमाइलाइटिस पोलियो एक अत्यधिक संक्रामक विषाणु जनित बीमारी है, अतः कथन 1 सही है। यह मुख्य रूप से 5 साल से कम उम्र के बच्चों को अधिक प्रभावित करता है, अतः कथन 2 सही है। इसका विषाणु एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मुख्य रूप से मुख एवं मल द्वार के मार्ग से फैलता है। यह तंत्रिका तंत्र पर आक्रमण करता है और पक्षाघात का कारण वही बनता है। वाइल्ड पोलियो वायरस के 3 प्रकारों में से टाइप 2 और टाइप 3 को विश्व स्तर पर समाप्त कर दिया है। 2022 तक वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 2 देशों पाकिस्तान और अफगानिस्तान को प्रभावित कर रहा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश इस वर्ष पहली बार शतरंज ओलंपियाड आयोजित कर रहा है? नॉर्वे, कनाडा, दक्षिण कोरिया, भारत। इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी, भारत। 44वां शतरंज ओलंपियाड जुलाई 2022 में चेन्नई में आयोजित किया जा रहा है। 1927 में आयोजित किए जा रहे इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी भारत में पहली बार और एशिया में 30 साल बाद हो रही है, इसलिए विकल्प डी सही है। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शतरंज निकाय ने इस वर्ष शतरंज ओलंपियाड मसाल की शुरुआत की है। भारत शतरंज ओलंपियाड मसाल रिले आयोजन करने वाला पहला देश होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन इडुमिश्मी की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? अरुणाचल प्रदेश एक आदिवासी समूह, दक्षिण भारत का एक व्यंजन, मालदीव का एक एटोल, कश्मीर में केसर का एक प्रकार। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश एक आदिवासी समूह। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMA के बीच अरुणाचल की सदियों पुराने सांस्कृतिक संपर्कों को मजबूत करने के लिए बैठक का आयोजन हुआ है। NMA का लक्ष्य बड़े पैमाने पर अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच स्मारक संरक्षण और रुक्मणी कृष्ण यात्रा का आयोजन करना तथा इसे राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना है। NMA की टीम ने अरुणाचल में रुक्मणी महल के प्रसिद्ध भीष्मक नगर खंडहर का दौरा किया। वे उन दिनों उन आदिवासियों से भी मिले जो श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की सुंदर गाथा सुनाते हैं। इसे भी इडुमिश्मी आदिवासियों के द्वारा गीतों के रूप में गाया जाता है, इसलिए विकल्प ए सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया PCI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसकी स्थापना 1966 में एक स्वायत्त संस्था के रूप में हुई थी तथा यह एक अर्धन्यायिक संस्था है। 2. यह एक चेयरमैन और इसके 28 सदस्य से मिलकर बना है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। हाल ही में भारत सरकार ने न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया PCI के अध्यक्ष के रूप में नामित किया है। वह सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जज हैं। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन 4 जुलाई 1966 को एक स्वायत्त वैधानिक और अर्धन्यायिक निकाय के रूप में किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष श्री न्यायमूर्ति JR मुधोलकर थे, जो सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश थे, अतः कथन 1 सही है। यह एक स्थायी उत्तराधिकार वाला एक कॉर्पोरेट निकाय है। इसमें एक अध्यक्ष और 28 अन्य सदस्य होते हैं।
अतः कथन 2 सही है। इसका उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखना और भारत में प्रेस की मानकों को तय करना और सुधारना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आकांक्षी जिला कार्यक्रम ADP के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 1. इसे जनवरी 2018 में लॉन्च किया गया था। 2. केंद्रीय स्तर पर इसे नीति आयोग के द्वारा संचालित किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि आकांक्षी जिले भारत के प्रेरणादायक जिले होने चाहिए। इसके साथ ही आकांक्षी जिला कार्यक्रम को ब्लॉक और शहर के स्तर तक बढ़ाया जाना चाहिए। इस कार्यक्रम को जनवरी 2028 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य देश भर में 112 सबसे कम विकसित जिलों का शीघ्र एवं प्रभावी ढंग से क्रियाकल्प करना है। अतः कथन 1 सही है। नीति आयोग जिला स्तर पर विकास को तेज करने के लिए संबंधित मंत्रालय और विभिन्न विकास भागीदारों के साथ मिलकर काम करता है। अतः कथन 2 सही है। यह कार्यक्रम प्रत्येक जिले की बेहतरीन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है और मासिक आधार पर जिलों की रैंकिंग करके प्रगति को भी मापता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, गुजरात। भारत के प्रधानमंत्री 800 करोड़ रुपए के परिव्यय से गुजरात में मातृ पोषण पर आधारित मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना का शुभारंभ करेंगे, इसलिए विकल्प डी सही है। इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों से गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को हर महीने 2 किलो चना, 1 किलो अरहर की दाल, 1 किलो खाद्य तेल मुफ्त दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पोषण सुविधा योजना के लिए लगभग 120 करोड़ रुपए का वितरण भी करेंगे। इस योजना को अब गुजरात के सभी आदिवासी लाभार्थियों तक बढ़ाया जा रहा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में खबरों में रहा फुजियन क्या है? चीन का एक विमान वाहक पोत, जापान का एक एयरक्राफ्ट, उत्तर कोरिया का एक क्रूज मिसाइल, सिंगापुर का एक ह्यूमनॉइड। तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए, चीन का एक विमान वाहक पोत। हाल ही में चीन ने अपना सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक तीसरा विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया, इसलिए विकल्प ए सही है। इसे पूरी तरह चीन द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। यह चीन के लिए रणनीति रूप में महत्वपूर्ण हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी नौसैनिक क्षमताओं का विस्तार करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पेमेंट विजन 2025 का संबंध है विश्व बैंक से, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से, न्यू डेवलपमेंट बैंक से, भारतीय रिजर्व बैंक से। इसका सही जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक से। भारतीय रिजर्व बैंक पेमेंट विजन 2025 लेकर आया है। इस विजन का मुख्य उद्देश्य ई पेमेंट फॉर एवरीवेयर एवरी टाइम 4ES है। इसका उद्देश्य प्रत्येक उपयोगकर्ता को सुरक्षित, तेज, सुविधाजनक, सुलभ और किफ़ायती ई भुगतान का विकल्प प्रदान करना है, इसलिए विकल्प डी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बैरेंट सागर किस महासागर से संबंधित है? प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिण महासागर। इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी, आर्कटिक महासागर। हाल ही में नॉर्वेजियन मौसम विज्ञान संस्थान द्वारा साइंटिफिक रिपोर्टर्स नामक जर्नल में एक अध्ययन प्रकाशित किया गया। अध्ययन के अनुसार उत्तरी बैरेंट सागर और आसपास के क्षेत्र दुनिया के बाकी हिस्सों में 5 से 7 गुना ज़्यादा गर्म हो रहा है। बैरेंट सागर आर्कटिक महासागर का एक सीमांत समुद्र है। एक आंशिक रूप में प्रायद्वीप द्वीप समूह या द्वीपों से घिरा हुआ है, इसलिए विकल्प बी सही है। पहले समुद्री नाविकों को पार करने के लिहाज से बैरेंट सागर को कठिन माना जाता था, इसलिए इसे द डेविल्स जा या द डेविल्स डांस फ्लोर भी कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहाँ ऐतिहासिक बैटल ऑफ द बैरेंट सी जर्मनी और इंग्लैंड के बीच लड़ा गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT इन का नोडल मंत्रालय है? रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसलिए इसका सही विकल्प है इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT वर्ष 2004 से काम कर रही है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आती है, इसलिए इस विकल्प डी सही है। यह कंप्यूटर सुरक्षा घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है। इसके कार्यों में शामिल है साइबर घटनाओं पर सूचना का संग्रहण, विश्लेषण और प्रसार, साइबर सुरक्षा घटनाओं का पूर्वानुमान और अलर्ट, साइबर सुरक्षा घटनाओं से निपटने के लिए आपातकालीन उपाय, साइबर घटना प्रक्रिया गतिविधियों का समन्वय। CERT इन भारत साइबर समुदायों के लिए कार्य करती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, किस तिथि को विश्व मगरमच्छ दिवस वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे मनाया जाता है? 17 जून, 18 जून, 19 जून, 20 जून। का सही विकल्प है ऑप्शन ए 17 जून। विश्व मगरमच्छ दिवस हर साल 17 जून को मनाया जाता है, इसलिए विकल्प ए सही है। भारत में 3 मगरमच्छ प्रजातियां पाई जाती हैं, मगगर या दलदली मगरमच्छ, एस्चुरियन या खारे पानी के मगरमच्छ, घड़ियाल। मगर सबसे व्यापक रूप में पाई जाने वाली प्रजाति है जो अन्य दक्षिण एशियाई देशों में भी पाई जाती है। घड़ियाल ज़्यादातर हिमालयी नदियों और उनसे जुड़े बेसिन में पाए जाते हैं। एस्चुरियन या खारे पानी के मगरमच्छ उड़ीसा के भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। यह दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में रॉस द्वीप स्थित है? आर्कटिक, अंटार्कटिका, न्यूजीलैंड, कनाडा। पहली बार अंटार्कटिका के रॉस द्वीप में ताज़ा गिरी बर्फ में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया, इसलिए विकल्प बी सही है। माइक्रोप्लास्टिक छोटे प्लास्टिक के मलबे होते हैं जो लंबाई में 5 मिमी से छोटे होते हैं। आकार में ये चावल के दाने से भी छोटे होते हैं। माइक्रोप्लास्टिक 2 प्रकार के होते हैं, प्रथम माइक्रोप्लास्टिक, सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक। प्राथमिक माइक्रोप्लास्टिक छोटे कण होते हैं जिन्हें व्यावसायिक उपयोग के लिए बनाया गया होता है, जैसे सौंदर्य प्रसाधन, नर्डल्स, प्लास्टिक छर्रों आदि से प्रयुक्त माइक्रोप्लास्टिक। सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक प्लास्टिक की बड़ी वस्तुएं जैसे बोतल, फिशिंग नेट, प्लास्टिक बैग आदि के क्षरण से बनता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कैस्पियन सागर के तट पर स्थित नहीं है? ईरान, रूस, अजरबैजान, तजाकिस्तान। इसका सही विकल्प है तजाकिस्तान। हाल ही में ईरान की सरकारी शिपिंग कंपनी ने स्वेज नहर जलमार्ग को बाईपास करते हुए कैस्पियन सागर के माध्यम से भारत में रूसी माल का पहला शिपमेंट पहुंचाया। कैस्पियन सागर एशिया और यूरोप के बीच स्थित एक विशाल झील है। यह एक भू-आब जल निकाय है जिसका खुले समुद्र से कोई संपर्क नहीं है। यह अपने तेल उद्योग और कैवियार, जो कि एक मछली है, के लिए प्रसिद्ध है। 5 देश कैस्पियन सागर के साथ तटरेखा साझा करते हैं। ये देश हैं तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रूस, ईरान और कजाकिस्तान। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा समेत 100 से अधिक नदियाँ कैस्पियन सागर से मिलती हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। खबरों में चर्चित शब्द संप्रीति क्या है? BSI के द्वारा विकसित एक नई सर्टिफिकेशन योजना, भारतीय रेलवे की एक भर्ती योजना, एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना का एक हिस्सा, भारत और बांग्लादेश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत और बांग्लादेश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास। हाल में भारत और बांग्लादेश द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति का 10वां संस्करण बांग्लादेश के जसोर मिलिट्री स्टेशन में संपन्न हुआ। अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सैन्य संबंधों को मजबूत करना है। इसने दोनों सेनाओं को एक दूसरे के युद्ध पद्धति और संचालन तकनीकों को समझने का अवसर भी प्रदान किया। प्रशिक्षण के अलावा दोनों टुकड़ियों ने मैत्रीपूर्ण फुटबॉल और क्रिकेट मैच सहित कई अन्य गतिविधियों में भाग लिया।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत और जापान के बीच हुई वित्तीय वार्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 1. इसका आयोजन टोक्यो में किया गया। 2. यह एक उप मंत्री या सचिव स्तर की वार्ता थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी, केवल दो। जापान के उप वित्त मंत्री और भारत के आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव के नेतृत्व में हाल ही में दिल्ली में पहली बार भारत जापान वित्त वार्ता आयोजित की गई, अतः विकल्प एक सही नहीं है। भारत जापान संबंधों के बढ़ते महत्व को देखते हुए भारत जापान वित्तीय सहयोग पर जो संवाद उप महानिदेशक के स्तर पर आयोजित किया जाता था उसे उप मंत्री या सचिव के स्तर तक उन्नत कर दिया गया है, अतः कथन 2 सही है। दोनों पक्षों ने दोनों देशों में व्याप्त समष्टिगत आर्थिक स्थिति, वित्तीय प्रणाली, वित्तीय डिजिटलीकरण और निवेश के माहौल पर अपने विचारों का आदान प्रदान किया। इसके अगले दौर की वार्ता टोक्यो में होगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 1. इसे भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निर्गमित किया जाता है। 2. इसे लघु वित्त बैंकों के पेमेंट बैंकों के द्वारा बेचा जा सकता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इसका सही विकल्प है केवल एक। हाल ही में भारत सरकार ने आरबीआई के परामर्श से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के चरणों की जारी करने की निर्णय लिया है। एसजीबी भारत सरकार की ओर से आरबीआई द्वारा जारी किए जाएंगे, अतः कथन एक सही है। एसजीबी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, लघु वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर कुछ डाकघरों, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज आदि के माध्यम से बेचे जाएंगे, अतः कथन 2 सही नहीं है। एसडीजी को सोने के ग्राम के मल्टीपल में निर्धारित किया जाएगा, जिसकी मूल इकाई 1 ग्राम होगी। इसकी अवधि 8 वर्ष की होगी और 5वें वर्ष के बाद प्रीमोच रिडम्पशन का विकल्प भी होगा। न्यूनतम निवेश 1 ग्राम सोने का होगा। एसजीबी भी ट्रेडिंग के लिए पात्र होंगे, अर्थात इनका क्रय विक्रय किया जा सकेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय भारत मानक ब्यूरो BIS के लिए नोडल मंत्रालय है? उपभोक्ता मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, बी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सी कारपोरेट कार्य मंत्रालय, डी विद्युत मंत्रालय। इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। भारतीय मानक ब्यूरो ने मिट्टी से बने नॉन इलेक्ट्रिक कूलिंग कैबिनेट के लिए एक भारतीय मानक IS 17693 संबंध 2022 विकसित किया है। इसका नाम मिट्टी कूल रेफ्रिजरेटर रखा गया है। यह परियोजना पर्यावरण अनुकूल तकनीकी पर आधारित है। BIS उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तत्वाधीन क्या कार्यरत एक राष्ट्रीय मानक निकाय है, इसलिए विकल्प 1 सही है। वस्तुओं के मानकीकरण, अंकन और गुणवत्ता प्रमाणन की गतिविधियों के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए इसकी स्थापना BIS अधिनियम 2016 के तहत की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? संयुक्त राष्ट्र, बी कंजर्वेशन इंटरनेशनल, सी ओशन कंजर्वेंसी, डी पेटा। इसका सही विकल्प है ऑप्शन सी, ओशन कंजर्वेंसी। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री ने हाल ही में आगामी अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस 2022 के संबंध में एक बैठक की अध्यक्षता की है। इसके तहत 3 जुलाई से 17 दिसंबर 2022 तक 75 जिलों के लिए देश भर में 75 समुद्री तटों पर सफाई अभियान चलाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस की स्थापना ओशन कंजर्वेंसी द्वारा की गई थी, इसलिए विकल्प सी सही है। यह एक ऐसा संगठन है जो हर साल समुद्र के समक्ष आने वाली चुनौतियों से बचने में मदद करता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ब्लैक डेथ या ब्यूबोनिक प्लेग
किस रोगाणु के द्वारा हुआ था? ए जीवाणु, बी वायरस, सी फंगी, डी प्रोटोजोआ। इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए जीवाणु। हाल ही में अधिकांश विद्वान इस बात से सहमत हो गए हैं कि ब्लैक डेथ येर्सिनिया पेस्टिस नामक रोगाणु के कारण हुआ था। यह कृंतकों के द्वारा होस्ट किया जाता है तथा पिस्सुओं द्वारा फैलाया गया था, इसलिए विकल्प ए सही है। यह 1346 से 53 में पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व और यूरोप में फैला था। शुरुआती लक्षणों के बाद पीड़ितों को तेज बुखार, खून की उल्टी आदि से भी जूझना पड़ा था। शुरुआती संक्रमण के बाद ज़्यादातर पीड़ितों की 2 से 7 दिन के भीतर मौत हो गई। आमतौर पर यह माना जाता है कि ब्लैक डेथ शब्द का नाम प्लेग पीड़ितों के शरीर पर दिखाई जाने वाले काले निशानों से पड़ा है। अगले प्रश्न को चलते हैं। कौन सा देश फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी करेगा? इंडोनेशिया, बी संयुक्त अरब अमीरात, सी भारत, डी न्यूजीलैंड। इसका सही विकल्प है ऑप्शन सी भारत। भारत फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी करेगा, इसलिए विकल्प सी सही है। इसका आयोजन 11 से 30 अक्टूबर के बीच गोवा, भुवनेश्वर और नवी मुंबई में किया जाएगा। इस टूर्नामेंट में कुल 16 टीम भाग लेंगी और 32 मैच खेले जाएंगे। फीफा और स्थानीय आयोजन समिति ने इस द्विवार्षिक युवा टूर्नामेंट की घोषणा की है। भारत इसे पहले 2017 में फीफा अंडर 17 पुरुष विश्व कप का आयोजन कर चुका है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल फीफा, इसकी स्थापना 21 मई 1904 को 7 देशों बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड द्वारा की गई थी। फीफा फुटबॉल के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का संगठन और आयोजन करता है। यह 1930 से फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कर रहा है, जो हर चौथे वर्ष खेला जाता है। इसका मुख्यालय ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।